Hello बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास इन स्टैंडर्ड 7। टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ एसएस। आज हम एसएस पढ़ेंगे और लेसन नंबर है 4 और मुगल एम्पायर, उसकी स्थापना, स्टेबलाइजमेंट और उसका एक्सटेंशन और उसको किस तरह उसने चारों तरफ उसको डेवलपमेंट या बढ़ाना। तो हम आए थे, हम लोग ने पहले हमने रिलेशन ऑफ मुगल्स विथ अदर, जो मुगल्स के जो रिलेशन थे दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। तो अकबर जो थे राजा, उनके रूलर अदर जो हमारे राजपूत रूलर्स थे उनके साथ अच्छे रूलर्स थे, रिलेशन थे। लेकिन एक हमारे सिसोदिया वंशज थे जो उन्होंने कभी भी अकबर की सुप्रीमेसी स्वीकार नहीं करी। इसके कारण सिसोदिया वंशज के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनके साथ हमेशा अकबर की लड़ाई होती रही। मुगल्स की हमेशा उनके रिलेशन सही नहीं थे सिसोदिया वंशज के साथ, और उन लोगों ने कभी भी उनका क्या उनकी सुप्रीमेसी यानी श्रेष्ठता, मतलब जो थी श्रेष्ठ मतलब सत्ता, वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। इसके कारण उनका हल्दी घाटी, ये सारे जो भी राजपूत एज में जो सिसोदिया वंशज के साथ जो इनके युद्ध हुए, किसके, मुगल के, तो कारण यही रहा। ओके, नाउ ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो ट्रेडिशन यानी व्यापार और इनहेरिटेंस यानी उनकी जो पैतृक संपत्ति थी। पैतृक यानी जो हमें पुरखों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जो संपत्ति मिली होती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। तो जो राजा होता था ना, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटेड द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। तो जो राज्य का जो कामयाब इंसान होता था उसको मतलब अपॉइंट करना उसकी जवाबदारी होती थी। क्या होती थी उसकी जवाबदारी? यही होती थी कि राज्य के लिए कोई अच्छा सा मतलब राजा नियुक्त किया जाए। और ये ज़्यादातर यूजुअली ये जो उनके राजा का जो बड़ा बेटा होता था ना, उसी को मतलब सक्सेसर माना जाता था, और अक्सर राज्य का राजा उसी को बनाया जाता था ड्यूरिंग द मुगल रूल। ये मुगल रूल के टाइम ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर्स ऑफ द एम्पायर। अब ये तो पहले था, लेकिन मुगल रूल्स में क्या होता था कि उनके जो सभी जितने भी पुत्र होते थे उनको इक्वल रूप से राज्य का जो बंटवारा होता था। तो दिस काइंड ऑफ हायरची वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रेन। इस तरह की जो हायरची थी, ये जो सिंहासन जो भी मतलब इम्प्लीमेंटेड, ये इसका मतलब ये लागू हुआ हुमायूं के राज्य से। हुमायूं जब राज करते थे तब मतलब उनके राज्य के दौरान ये परंपरा स्टार्ट हुई कि सभी बच्चों को मतलब बेटों को इक्वल रूप में सिंहासन जो भी है राज्य का जो भी बंटवारा होगा इक्वल रूप से होगा। आफ्टर दैट उसके बाद रूलर्स कंस्पायर्ड अगेन। अब क्या हुआ कि जो रूलर्स थे ना, राजा, तो सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए आपस में षड्यंत्र करने लग गए और आपस में लड़ने लग गए। ब्रदर्स वुड इक्वायरल विथ वन अनदर। सभी भाई मतलब जो होते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। क्यों? वन एक्स, और जो जीतता था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था। ओके बच्चों, तो इस तरह मुगल एम्पायर का टाइम का रीति रिवाज थे। ओके, नाउ हियर शुड द एम्पायर अपॉइंट द एल्डेस्ट सन एज द रूलर और डिवाइड द एम्पायरिंग एमोंग द ब्रदर्स इक्वली। तो मतलब सोचो, यानी सबसे बड़े बेटे को तो ये लोग राजा बनाते थे और बाकी के जो लड़के होते थे उनको जो भी राज्य का जो भी संपत्ति होती थी वो आपस में इक्वली रूप से बांटते थे। और शुड सम अदर्स अरेंजमेंट बी मेड एक्सप्रेस योर व्यूज। क्या होना चाहिए? दूसरे अरेंजमेंट होने चाहिए कि जो रीत थी वही होने चाहिए। तो मुगल एम्पायर में ऐसा ही करते थे। सबसे बड़ा, यूजुअली जो बड़ा बेटा होता था उसको राजा बनाते थे और बाकी के बच्चों को राज्य का जो भी संपत्ति होती थी वो बांट दी जाती थी।
नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी व्यवस्था वो कैसी थी, राजकारण व्यवस्था मतलब उनकी जो राज्य की व्यवस्था थी वो कैसी थी। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब उस समय मुगल पीरियड में सूबेदारी सिस्टम थी, उसका वो वो प्रथा चालू थी। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन। अकबर ने अपने राज्य को 15 भागों में बांटा हुआ था। ईच सेक्शन वॉज नॉन एज द सूबा और प्रोवाइंस। हर सेक्शन को सूबा के नाम से, प्रोवाइंस नाम से जाना जाता था। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कोल्ड गवर्नमेंट, और जो उसका अदर सेक्शन होता था वो उसको गवर्नमेंट के नाम से जाना था। एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नॉन एज परगना। और गवर्नमेंट का जो दूसरा सेक्शन सब यानी गौण अदर, तो वो परगना नाम से जाना जाता था। द हेड ऑफ ईच परगना वॉज कोल्ड आमिर। और जो परगना जो सेक्शन थे अलग अलग उसके जो हेड होते थे उसको आमिर के नाम से जाना जाता था। हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करता। रेवेन्यू यानी टैक्स है, कोई भी तरह का टैक्स होता है जो वो टैक्स कलेक्ट करता था। देयर वेर ग्राम पंचायत इन विलेज, और विलेज में ग्राम पंचायत होती थी। एंड द हेड वॉज नॉन एज पटेल, और ग्राम पंचायत के हेड को पटेल के नाम से जाना जाता था। पटेल है, चौधरी है, मुकद्दम है, एक्सेट्रा। दस ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव वेयर है, इसके कारण बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स जो थे एग्जीक्यूटिव्स वेयर अपॉइंटेड। एग्जीक्यूटिव यानी काम करने वाले ऑफिसर वो अपॉइंटेड थे। मेंशन द ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूली अरेंज्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सोचो, तो ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूली अरेंज्ड फ्रॉम द यथावत रहता था। जो भी गांव का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक यथावत मतलब उचित रहता था, उसके जैसा ही रहता था। जो गांव में रहता था वैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहता था। ड्यूरिंग अकबर्स रेन्स, अकबर के टाइम पे पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लिव्ड, तो उस समय पिलग्रिम टेस्ट लिया नहीं जाता। पिलग्रिम यानी जहाँ हम यात्रा करने जाते हैं ना उसको बोलते हैं पिलग्रिम। तो जो यात्रा करने मंदिरों में समटाइम टैक्स लिया जाता है एंट्रिंग के लिए, तो वो टैक्स अकबर के टाइम पे नहीं था। दस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड इन द, इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे पिलग्रिम सेंटर में बहुत सारे लोग जा सकते थे, क्योंकि टैक्स कोई हुआ टैक्स नहीं था, इसलिए उस समय लोग बहुत बड़ी मात्रा में लोग पिलग्रिम सेंटर में जाते थे। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बेनिवोलेंट किंग एमोंग ऑल द मुगल रूलर्स। सभी मुगल रूलर्स में से अकबर ही एक बहुत सहनशील वाले और बहुत ही स्नेह प्रेमी और परोपकारी राजा माने जाते हैं सारे मुगल राजाओं में से। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस मीट्स इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी। सिकरी में वो प्रेयर हॉल होती थी और उसमें एक रिलीजियस मीट्स यानी धार्मिक मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर्स वेयर डिस्कस्ड ही देयर। वो हमेशा वो डिस्कशन हॉल उसका नाम दिया गया था सिकरी को, और वहाँ पे हमेशा रिलीजियस जो भी मैटर होते थे उसके बारे में डिस्कशन करते थे। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल रिलीजन अटेंडेड दिस मीटिंग। ये सभी रिलीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उत्तराधिकारी जो भी मतलब वहाँ से जो उनके द्वारा जो रिलीजन्स के प्रतिनिधि जो बनकर आते थे वो उस मीटिंग को अटेंड करते थे। द रॉयल कोर्ट वॉज एडॉन बाय स्कॉलर। और जो उनका जो राज दरबार था वो स्कॉलर्स यानी बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से और एक्सपर्ट्स लोगों से सुशोभित था और अलंकृत था, मतलब सजा हुआ था उनका राज दरबार। उनमें से कौन कौन थे? द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वेयर। और अकबर कोर्ट्स के 9 रत्न थे, रत्न जेम्स यानी रत्न। एक तो टोडरमल था जो रेवेन्यू मिनिस्टर, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, अबुल फजल द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ एन आइन अकबरी एंड अकबरनामा, तानसेन द फेमस सिंगर। तानसेन जो थे उस फेमस बहुत ही महान गाने वाले सिंगर थे। मुल्ला दो पयाजो द क्लेवर एंड जोली कोटियर। क्लेवर यानी बहुत ही बुद्धिमान और जोली यानी मजाकिया टाइप के। महेश दास बीरबल क्विक विटेड जो हाजिर जवाबी तुरंत जवाब देने वाले, क्विक विटेड। और कोटियर एंड ट्रिक्स्टर यानी मजाकिया टाइप के शरारती टाइप के इंसान थे लेकिन तुरंत जवाब देने वाले कोटियर कौन थे?
मुल्ला ये सॉरी बीरबल, हमाम द फेमस वैद्य फिजिशियन, फेजी द रिनोड पोएट एंड अब्दुल, अपने आप में एक महान पोएट थे अब्दुल करीम, द हिंदी वर्ड्स राइटर, जो हिंदी लैंग्वेज में राइट करते थे। तो इस तरह एक बहुत ही जाने माने अब्दुल रहीम थे, और वो जो हिंदी वर्ड्स यानी हिंदी राइटिंग में लिखते थे। थिंग्स टू नो दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो दीवान होते थे उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड कहलाते थे। बक्सी, विजिलेंस ऑफिसर, निरीक्षण करना, विजिलेंस यानी निरीक्षण करना, निगरानी रखना। ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते थे। सदरा, विलीजेंस ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन, चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा, जो भी दान में खाना या रिलीजियस डोनेशन आता है तो उसकी निगरानी में उन जो करते थे उसको बोलते थे शादरा। काजी, काजी मीन्स जज। फौजदार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोटवाल, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, जो कायदे कानून को देखता था। मीरे बहार, कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर एट पोर्ट्स, ऑक्ट्रॉय बोर्ड्स एक्सेट्रा। सेनापति, द लीडर ऑफ द रॉयल आर्मी, द हेड वॉज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ, और जो इन सब का जो हेड होता था वो अक्सर कौन होता था? राजा होता था। ओके, देखो यहाँ you can see here Raj Darbar and center of the seat there is a राजा, ये किंग है, और ये जो भी स्टैंड है वो उनके सम्मान में खड़े हैं। ये सब उनके रॉयल कोर्ट है, अकबर का रॉयल कोर्ट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू लर्न अबाउट अकबर। एंड अब आगे हम लोग रीड करेंगे रिफॉर्म मेड बाय शेरशाह। रिफॉर्म यानी नई नई चीज़ें लाना, सुधारना। तो जो शेरशाह के थ्रू, शेरशाह एक रूलर्स कम लेकिन सुधारवादक ज़्यादा था। उसने राज्य को बहुत ही मतलब लोगों की फैसिलिटी के लिए बहुत कुछ उसने कंस्ट्रक्शन किया, रोड कंस्ट्रक्शन किया, और कॉइन्स भी लाए। मिंट हाउस, मिंट हाउस यानी जहाँ पर पैसे बनते हैं ना, कॉइन्स बनते हैं, उसको मिंट हाउस बोलते हैं। शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। शेरशाह ने, एक शेरशाह ही ऐसा बोल्ड किंग था जिसने मुगल एम्पायर को हिला दिया था, और उसने हुमायूं को हराया था 2 बार। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पेन। उसने अपने छोटे से 5 साल के राज्यकाल के दौरान स्पेन एंड इज देयरफॉर बेटर नोन एज रिफॉर्मर देन ए वॉरियर। एक योद्धा कम लेकिन वो एक रिफॉर्मर ज़्यादा माना गया। विद टोडरमल हेल्प, टोडरमल्स उनके जो रेवेन्यू कलेक्टर थे उसकी हेल्प से ही प्रिपेयर अ टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। वो जिस तरह की ज़मीन होती थी किसान के पास और जितना प्रोडक्शन होता था उसके अकॉर्डिंग ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन होता था रेवेन्यू, और अगर नहीं हुआ हो तो कम कलेक्शन करते थे। इस तरह मतलब उन्होंने लोगों की सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखा था। किसने? शेरशाह सूरी ने। अकबर फॉलोड द सेम मेथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। बच्चों, आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो टोडरमल थे ना, वो शेरशाह सूरी के राज्य में भी रेवेन्यू कलेक्टर थे, और वो एक जेम्स थे, किसके? एक रत्न थे। अकबर ने भी टोडरमल को ही अपनाया, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन करने की जो मेथड थी, वो भले ही शेरशाह सूरी ने मुगल एम्पायर को हराया था, लेकिन फिर भी टोडरमल को उन्होंने अपने राज्य में फिर से उनको रेवेन्यू कलेक्टर बनाया था, क्योंकि वो उनसे इतने प्रभावित हुए थे वो टोडरमल के शासनकाल से और उनके रेवेन्यू कलेक्शन से। इसलिए उन्होंने वही प्रथा जारी रखी जो टोडरमल के टाइम पे थी। अकबर फॉलोड द सेम मेथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। ही रिमूव द टोल बूथ। जो जिस तरह शेरशाह सूरी ने सारे टोल बूथ होते ना जहाँ पे टोल कलेक्ट करते, वो सारे रिमूव कर दिए थे। ऐसे ही अकबर ने भी सारे टोल बूथ रिमूव कर दिए थे, सो दैट देयर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। इस तरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था गुड्स यानी माल सामान का, तो वो फ्री हो गया था। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स टू increased trade and for the conveyance of pedestrian, among which the famous roads were constructed between। तो इस तरह मतलब जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने रोड बहुत सारे बनाए, और वो भी लोगों की सुख सुविधा के लिए उन्होंने बहुत फेमस हुए। वो फेमस रोड भी बनाए, और वो रोड के नाम है आगरा एंड बहरानपुर, आगरा एंड मारवाड़, लाहौर एंड मुलान। ये सब रोड किसके टाइम पे बनाए थे? शेरशाह सूरी के टाइम पे। लोगों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये रोड बनाए गए थे। ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज ऑन द बोथ द साइड ऑफ रोड्स एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउस।
हाउस। उन्होंने ये रोड के दोनों साइड बहुत अच्छे ट्रीज प्लांटेड किए थे और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे, ताकि किसी भी लोगों को कहीं पर भी रेस्ट करना हो तो उसकी ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस कंस्ट्रक्टेड किए थे। ही हैड सेटअप मिंट हाउसेस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म इन वेट। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स बनाने के लिए मिंट हाउसेस, मैंने आपको पहले कहा मिंट हाउस यानी टंकसाल, जहाँ पर बहुत सारे सिक्कों का स्टोर किया जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं और एक ही जैसे वजन वाले सिक्के बनाए थे, अलग अलग वेट नहीं, एक जैसे वेट वाले उन्होंने यूनिफॉर्म यानी एक जैसा एक समान वेट वाले उन्होंने कॉइन्स बनाए थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ आर्मी एंड हैड देयरफॉर स्ट्रिक्टली ऑर्डर द आर्मी नॉट टू हरास द विलेजर्स और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स वाइल मार्चिंग। उन्होंने आर्मी के लिए भी बहुत सख्त थे, डिसिप्लिन के बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने स्ट्रिक्ट आर्मी के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाए थे। इसलिए जब उन्होंने आर्मी को ऑर्डर दिया था कि कभी भी कोई भी विलेजर्स को परेशान ना किया जाए या उनकी जो क्रॉप्स होती थी जब वो मार्चिंग करे, यानी मार्चिंग यानी दौरा करना या उसके निरीक्षण के लिए निकले, तो उनकी जो भी फसल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग हिज रेन, उनके शासनकाल के दौरान कोटवाल्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल। जो कोटवाल्स होते थे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, उनका जवाबदारी होती थी क्रिमिनल्स को पकड़ने की। शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर। शेरशाह अपने आप में बहुत ही एक सक्रिय राजा थे और उन्होंने दूसरों को भी वो बहुत ही प्रोत्साहित करते थे काम करने के लिए और अपने आप को दूसरों को भी बिजी रखने के लिए और खुद को भी बिजी रखते थे। Now project, what policy is adopted in the present times to collect land revenue? Visit the ग्राम पंचायत ऑफिस, तालुका मामलतदार ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। आजकल के नोवा डेज में आजकल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड है, तो टैक्स है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, लैंड टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है रेवेन्यू जो होते हैं। तो इस तरह का मतलब आप लोगों कोई भी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप विजिट करके और उसके बारे में आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। नाउ शेरशाह के बारे में आपने पढ़ लिया। शेरशाह हैड कंस्ट्रक्टेड हाईवेज ड्यूरिंग हिज रेन, विच टाइप्स ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड नाउ, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर शेरशाह ने अपने टाइम पे कैसी हाईवे कंस्ट्रक्टेड की थी और आज की तारीख में कैसी हाईवे कंस्ट्रक्टेड है, ये आपको उसकी एक्टिविटी करनी। नाउ चित्तौड़ के बारे में पढ़ेंगे। टेल्स ऑफ ब्रेवरी, टेल्स यानी महागाथा, गाथाएँ, उनकी बहादुरी की जो गाथा हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वेर फ्रिक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन मुगल्स एंड द सिसोदिया। सिसोदिया जो राजपूत है, महाराणा प्रताप उस वंशज के थे और जो सिसोदिया राजपूत हैं इन्होंने कभी भी मैंने आपको पहले ही कहा कि मुग़ल एम्पायर की जो सुप्रीमेसी थी इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। इनके कारण इनके साथ मुग़ल का और सिसोदिया वंशज का फ्रिक्वेंट स्ट्रगल होती रही। द करेजियस सिसोदिया राजपूत, करेजियस यानी साहसिक, सिसोदिया राजपूत वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी एंड सो फाउट अगेंस्ट अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली। इसलिए उन्होंने अकबर के खिलाफ हमेशा साहसिक रूप से निडरता रूप से उन्होंने हमेशा सामना किया और उनके साथ लड़ाई लड़ी। एमंग ऑल द वॉरियर, उन सारे योद्धाओं में से महाराणा प्रताप से ब्रेवरी स्पेशली नोटवर्दी। महाराणा प्रताप की जो बहादुरी थी वो प्रशंसनीय है, स्पेशल उनकी ही बहादुरी के किस्से हमें जानने को मिलते हैं हिस्ट्री में, तो वो ज़्यादा नोटेबल है। एमंग रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी, महाराणा प्रताप वॉज द वन हु फाउट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूसली। उन सारे सिसोदिया वंशज में से महाराणा प्रताप ही ऐसे राजा थे जो हमेशा अकबर के साथ लगातार लड़ते रहे टिल द एंड तक। सिंस अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़, देयर वेर मैनी बैटल्स। अकबर क्या करना चाहता था कि अपना रूल्स मेवाड़ में स्थापित करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप उसको देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना मेवाड़ कभी नहीं दूंगा। देयर वेर मैनी बैटल्स फाउट बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली। दिल्ली के राजा कौन थे उस समय? अकबर। और मेवाड़ में कौन राज करते थे? महाराणा प्रताप। तो एमंग विच द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज कंसिडर टू बी लैंडमार्क ऑफ बैटल। इनमें सारी बैटल्स में से जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये एक लैंडमार्क बैटल यानी ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। हल्दी घाटी का जो रणस्थल है वो, और हल्दी घाटी इज कंसिडर टू बी लैंडमार्क बैटल। अकबर हैड अ ह्यूज वेल इक्विप्ड आर्मी। अकबर के पास बहुत विशाल और आधुनिक सज्ज आर्मी थी और आधुनिक सज्ज जो हथियार बंद थे एंड मॉडर्न वेपन्स, उनके पास आधुनिक हथियार थे, कैनन्स थे, तोप खाना था, गन पाउडर इन द सफिशिएंट नंबर, बहुत सारी मात्रा में, आर्टिलरीज
आर्टिलरीज यानी जहाँ पे तोप खाना फौज होती है ना, उसको बोलते हैं तोप खाने बंद फौज थी। वेर यहाँ तक अरब बेचारे जो वेरेस महाराणा प्रताप थे उनके पास हैड द एडवांटेज ऑफ हिज सिवालर्स यानी उद्दत मतलब एक तरह से साहसिक वॉरियर्स थे हु लिव्ड इन द, उनके पास सिर्फ क्या थे, उनके पास एक ही का वो था क्या फ़ायदा था, एक ही लाभ था कि उनके पास सिवल राउस राजपूत, सिवल राउस यानी उद्दत जो हर तरह से मतलब साहसिक होते, वॉरियर्स थे जो जंगलों में रहते थे एंड वेर देयर फॉर यूज टू फाइटिंग वॉर्स इन हिली, और इस तरह वो जंगल में रहते थे, वो हिली एरिया में फाइटिंग करते थे। देयर वेर जस्ट 22,000 सोल्जर हु फाउट ब्रेवली अगेंस्ट लाख ऑफ मुगल, उनके सिर्फ महाराणा प्रताप के 20-22 हज़ार सोल्जर्स थे जो 1 लाख से भी ज़्यादा मुगल सोल्जर्स के सामने बहादुरी के साथ लड़े थे। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी In the battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap and his horse Chetak attained martyrdom and that can never be forgotten. हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप और उनके जो हॉर्स थे वो शहीद हुए और ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। चेतक वॉज स्पेशली ट्रेन फॉर बैटल्स, जो चेतक उनका जो घोड़े का नाम है, किसका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, वो स्पेशली युद्ध के लिए उसको ट्रेन किया गया था। इन द बैटल फील्ड रणभूमि में चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप कमांड, महाराणा प्रताप जिस तरह ऑर्डर देते थे उस तरह चेतक मूव करता था। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक, जब हल्दी घाटी अपनी चरम सीमा पर था युद्ध, चेतक एक्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप्स इंस्ट्रक्शन एंड जंप्ड हाई टू रीच अप टू मुगल सेनापति हु वॉज सीटेड ऑन द हिज एलिफेंट। चेतक ने महाराणा प्रताप के इंस्ट्रक्शन से जो मुगल सेनापति था जो एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ था उस पर मतलब उन्होंने ओवर इट उस पर हाई कर दिया, जंप कर दिया था और वहाँ से वो एस्केप्ट हो गया था। वो किसके कहने पर, किसके ऑर्डर से, महाराणा प्रताप के। तो मतलब चेतक इतना बहादुर था। ए नॉट वर्दी इंसिडेंट इज वन वेयर राणा प्रताप थ्रू ए स्पीयर एट द सेनापति बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द होदा। तो ये जो इसके कारण इतनी मतलब बहादुरी के कारण जो एक नोटवर्दी प्रशंसनीय जो इंसिडेंट है महाराणा प्रताप को के ऊपर स्पीयर यानी भाला होता है ना, वो सेनापति के द्वारा छोड़ा गया था, फेंका गया था, लेकिन उनके ये जो हॉर्स था चेतक, उसके कारण महाराणा प्रताप अपने आप को बचा पाए थे। देयर वेर मैनी सच इंसिडेंट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस तरह तो हल्दी घाटी के बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बारे में लिखे गए हैं और हुए हैं, विच वेर नॉट वर्दी, जो बहुत ही प्रशंसनीय है, नोटेबल है। इट इज़ बिलीव दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड, ऐसा भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ही बुरी रूप से जख्मी हुए थे। वन ऑफ हिज लीडर, उनमें से एक उनका जो लीडर था, मंत्री था, वॉर हिज कैनोपी, उन्होंने उनकी कैनोपी यानी जो छत्र होती है ना, जो रथ के ऊपर जो छतरी होती है, तो उन्होंने पूरा, और उनका जो कैनोपी यानी जो हथियारबंद जो उनका क्लोथ होता है हथियारबंद, वो उन्होंने क्या किया, खुद पहन लिया लीडर्स ने, और वो जो उनका जो रथ जैसा था छतरी, वो पूरा खुद उन्होंने ग्रहण कर लिया और मुगल रूलर्स को मिसगाइड करने के लिए, और वहाँ से उनको जो महाराणा प्रताप को वहाँ से एस्केप कर खुद महाराणा प्रताप को रण क्षेत्र में से सेफली वहाँ से बचाया और खुद मतलब शहीद हुए, मतलब मार्टियर। इस तरह उनके लीडर थे। चेतक टुक द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम बैटल फील्ड, इस तरह चेतक घायल अवस्था में राणा प्रताप को बैटल फील्ड से दूर ले गए, सब उनकी जान बचाई, और लेकिन बैटल फील्ड से दूर ले जाते समय खुद चेतक मार्टियर हो गए थे, और चेतक को इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो गए कि चेतक को चोट लग गई, चेतक क्या हो गए उसकी, तब उस समय वो मार्टियर हुआ। देयर आर मैनी सच इंसिडेंट अबाउट राणा प्रताप एंड अकबर मेंशन इन हिस्ट्री। तो इतिहास में इस तरह तो बहुत सारे महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में इतिहास में ऐसे प्रसंग बहुत सारे प्रशंसनीय नोटेबल है। महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर, तो महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ जो भी बैटल थी वो हार गए थे, बट डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। युद्ध तो हारे थे लेकिन खुद नहीं हारे थे। ही वेंडर इन द फॉरेस्ट, वो उन्होंने जंगल में भी मतलब अपनी भटकते रहे, उन्होंने एक अपनी लाइफ उनकी
उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन जंगलों में भी उन्होंने अपने परिवार के साथ इधर से उधर भटके अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डिटरमाइंड यानी अपना जो कहते हैं ना, डिटरमाइंड यानी एक जो क्या बोलते हैं, अडग रहना अपने निश्चय, मतलब दृढ़ निश्चय, तो वो मतलब उसमें मतलब वो अडिग रहे और वो मतलब राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी अगेन, और उन्होंने अपनी आर्मी रिफॉर्मिंग की, वापस से बनाई विद द हेल्प ऑफ भामाशाह। भामाशाह की हेल्प से, भामाशाह एक वणिक व्यापारी थे, जैन व्यापारी थे, ए जैन ट्रेडर हु हेल्प्ड हिम फाइनेंशियल, उन्होंने उनके बारे में उनको मतलब फाइनेंशियली हेल्प की थी, आर्थिक रूप से, एंड फाउट अगेन द मुगल्स अगेन। बच्चों, आप भामाशाह के बारे में ज़रूर पढ़ना, अभी टाइम नहीं है, लेकिन आप इस भामाशाह के बारे में नेट में ज़रूर पढ़ना। वो बहुत ही एक देश प्रेमी थे और वीर भामाशाह थे, जिन्होंने मैं बहुत बड़ी हेल्प की थी, किसकी, महाराणा प्रताप की, और उनकी हेल्प से महाराणा प्रताप ने अपनी आर्मी रिफॉर्म की थी। ही वॉन ऑल द फोर्ट्स, उन्होंने रणथंबोर ने बहुत सारे जो किले थे वो जीत लेते, लेकिन चित्तौड़ नहीं जीत पाए थे। ही वॉड, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुल, जब तक मैं चित्तौड़ को नहीं जीतूंगा तब तक मैं शांति से, मतलब निश्चिंत रूप से सोऊंगा नहीं। तो बच्चों, हमारा ये देखो, ये आप देख सकते हो, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, यू कैन सी दिस पिक्चर इन इट। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे फिनिश होता है। बाय।